हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये जानेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और फ्रेंड्स, अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि बाद में हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं। तो इसलिए हम आज उसके कॉन्सेप्ट को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस में दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये जो कैश सेल्स होता है, इसमें क्या होता है कि सेलर ने सामान बेचा बायर को और बायर उसे तुरंत उस सामान के पैसे दे देता है। तो यहाँ पे तुरंत बायर जिन्हें पैसे दे दिए सेलर को, तो यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की जरूरत ही नहीं आती क्योंकि पैसे तो उसे तुरंत मिल गए। अब वही जो दूसरा ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि सेलर सामान बेचता है लेकिन बायर उसे तुरंत पैसे नहीं देता और कुछ टाइम के बाद पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ 2 मंथ, कुछ भी फिक्स स्पेसिफिक टाइम मांगता है बायर कि मैं इतने टाइम के बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे क्रेडिट सेल्स। अभी जो क्रेडिट सेल्स होता है, यहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस इज मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। सपोज मिस्टर बी ने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किया, ठीक है, 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, पैसे मैं बाद में दूंगा, पैसे मैं 2 मंथ्स के बाद दूंगा, विल पे आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए ने सामान बेचा लेकिन उसे अभी पैसे नहीं मिले। ठीक है, इसने सामान बेचा लेकिन उसे अभी पैसे नहीं मिले, तो यहाँ मिस्टर ए ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया। जब हम सामान बेचते हैं और पैसे तुरंत नहीं मिलते, पैसे तुरंत नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। तो इसके लिए क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल। और इसने सामान खरीदा है लेकिन पैसे बाद में देगा, उधारी पे सामान खरीदा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेस। ठीक है, और इसने सामान बेचा है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेलर कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेलर। और इसने सामान खरीदा है तो इसे हम कहेंगे बायर। ठीक है, अब यहां पे हम ये सिचुएशन देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की नौबत क्यों आएगी। देखिए, अगर मान लीजिए 2 मंथ्स के बाद इसने पैसे देने के लिए कहा था इस गुड्स का। अब जब 2 मंथ्स हो गया तो मिस्टर ए जाएगा मिस्टर बी के पास। अब क्या होता है, जैसे मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास अपने पैसे मांगने के लिए, मिस्टर बी इसे पहचानने से इनकार कर देता है। मिस्टर बी कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं है। तो इस केस में मिस्टर ए क्या करेगा, इसके पास कुछ प्रूफ है ये बताने के लिए कि इसने इसके पास से गुड्स खरीदा था 10,000 रुपीज का और कहा था कि 2 मंथ्स के बाद दूंगा, कोई प्रूफ नहीं है। अब यहाँ मिस्टर बी कहता है कि ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम्हें मैंने पैसे देने हैं 10,000 रुपीज, मतलब 2 मंथ्स के बाद मैं 10,000 रुपीज मुझे देना है तुमको। लेकिन अब यहाँ ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है तो मुझे दिखाओ, अगर तुमने मुझे प्रूफ दिखा दिया तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लेकिन मिस्टर ए के पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो अब यहाँ मिस्टर ए का तो लॉस हो जाएगा। अब मिस्टर ए का लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए ये नौबत ना आए, तो मिस्टर ए जिस दिन गुड्स ये खरीदने आएगा मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी जब गुड्स खरीदने आएगा उसी वक्त मिस्टर ए बोलेगा कि मैं तुम्हें गुड्स तो बेच दूंगा क्रेडिट पे, ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट ही हमारा बिल है, लेकिन ये अभी बिल बना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर ए लिख देगा कि हाँ 10,000 रुपीज, ठीक है,
2 मंथ्स के बाद आफ्टर 2 मंथ्स मिस्टर बी मिस्टर ए को देने वाला है, ये बातें लिख देगा। कौन लिख देगा? मिस्टर ए। वो ड्रॉ कर देगा बिल, उसके ऊपर ये सारी चीजें बिल के ऊपर लिख के बिल को ड्रॉ कर देगा। लेकिन ये बिल जब तक मिस्टर बी इसके ऊपर साइन करके एक्सेप्टेड नहीं लिख देता, इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते और इसे मिस्टर ए प्रूफ के तौर पे यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मिस्टर ए बोलेगा कि आपको अगर मेरे पास से सामान खरीदना है तो आपको पहले क्या करना होगा? यहाँ साइन करना होगा, तो ही मैं आपको क्रेडिट पे सामान बेचूंगा। ठीक है, तो मिस्टर बी को सामान खरीदने हैं क्रेडिट पे, राइट? तो फिर वो साइन कर देगा, वो यहाँ पे साइन कर देगा। अब जैसे ही मिस्टर बी ने इस बिल पे साइन कर दिया, एक्सेप्टेड कर लिया बिल को, वैसे ही ये बिल क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे मिस्टर बी ने इस बिल को क्रिएट किया, जो साइन करता है वो क्रिएट करता है। ठीक है, इसने ड्रॉ किया, जब तक ये बिल नहीं बना था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही मिस्टर बी इस पे साइन कर देगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल क्रिएट हो जाएगा। अब मिस्टर बी ने इस बिल पे साइन कर दिया। ठीक है, अब ये बिल रखेगा कौन? तो प्रूफ दिखाने की नौबत किसकी आने वाली है? मिस्टर ए की। ड्यू डेट के दिन पैसे मांगने मिस्टर ए जाने वाला है, तो मिस्टर ए को पैसे मांगने हैं, मतलब प्रूफ भी मिस्टर ए को ही दिखाना पड़ेगा। इसीलिए ये बिल रखेगा कौन? मिस्टर ए रख लेगा अपने पास। ठीक है, तो ये बिल चला जाएगा मिस्टर ए के पास। अब मिस्टर ए को इस बिल के ऊपर पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मिस्टर ए इस बिल को क्या कहेगा? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। ठीक है, और मिस्टर बी को इस बिल के ऊपर पैसे पे करना है, पैसे की पेमेंट करनी है इस बिल की, तो इसीलिए मिस्टर बी इस बिल को कहेगा बिल्स पेबल, इसे कहेगा बिल पेबल। ओके, तो मिस्टर ए के लिए ये बिल हो जाएगा बिल रिसीवेबल और मिस्टर बी के लिए ये बिल हो जाएगा बिल पेबल। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो है, ठीक है, मिस्टर ए ने इस बिल को क्या किया था? ड्रॉ किया था। मिस्टर ए ने इस बिल को ड्रॉ किया था, तो इसे हम मिस्टर ए को हम ड्रॉअर कहेंगे और मिस्टर बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया था, तो मिस्टर बी को हम क्या कहेंगे? ड्रॉवी। ओके, पहले तो इसने गुड्स सेल किया था इसलिए हम इसे सेलर कहेंगे, फिर इसने इस बिल को ड्रॉ किया था इसलिए हम इसे ड्रॉअर भी कहेंगे। तो इसके हमने दो नाम देख लिए, फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे इसने इस बिल को गुड्स परचेस किया था इसलिए ये बायर हो गया, और इसने इस बिल को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया? ड्रॉवी हो गया। ओके, एक चीज और, यहाँ पे हम इसे मिस्टर ए जिसे इस बिल के पैसे मिलने हैं, तो जिसे मिलने हैं पैसे उसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख दूं। तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम क्रेडिटर भी कहेंगे। जिसे पैसे मिलने वाले हैं वो होता है क्रेडिटर, और जिसे पैसे देने हैं, अब ये मिस्टर बी क्या हो जाएगा? डेटर। मिस्टर बी हो जाएगा डेटर। तो इतना समझ में आ गया, ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है? सेलर की सेफ्टी के लिए, ताकि सेलर का कल को जाके क्रेडिट सेल जब वो करता है तो उसका आगे जाके लॉस ना हो, सेलर बायर उसके साथ धोखा ना करे, इसलिए एक प्रूफ के तौर पे उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है, जो कि क्रिएट कौन करता है? सॉरी, ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉअर। सेलर जो है ड्रॉअर ड्रॉ करता है, और जो बायर है वो इसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है साइन करके, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवी कहते हैं। और मिस्टर ए के लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल है, और मिस्टर बी के लिए है बिल पेएबल। ओके, इतना समझ में आया फ्रेंड्स? अब हम पढ़ेंगे ड्यू डेट का कैलकुलेशन। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, यहां मैं लिखती हूं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट वो होता है जिस दिन पेमेंट बिल का मिलने वाला है ड्रॉवी के पास से। ओके, अब जैसे यहाँ पे इस बिल का टाइम कितना था? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का ड्यूरेशन था, मतलब 2 मंथ्स के बाद
मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसे देने वाला है, तो ये जो 2 मंथ्स के बाद जो डेट आएगा उस डेट को हम बोलेंगे ड्यू डेट। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल जिस दिन ये बिल ड्रॉ किया गया था, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था, वो डेट है 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो अब इसमें 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है, तो 2 मंथ्स के बाद आफ्टर 2 मंथ्स कौन सा डेट आ जाएगा, आफ्टर 2 मंथ्स कौन सा डेट आ जाएगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च, तो डेट आ गया 1 मार्च 2020। लेकिन ये हमारा ड्यू डेट नहीं कहलाएगा, ये हमारा ड्यू डेट नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट काउंट करते हैं जब हम, तो उसमें हम 3 डेज एक्स्ट्रा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेस डेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेस डेज। ये ग्रेस डेज कितना होता है, 3 डेज, ठीक है। 3 डेज को हम प्लस कर देंगे इसमें। ये 3 डेज एक्स्ट्रा क्यों देते हैं ड्यू डेट काउंट करते वक्त, क्योंकि अगर मान लो जिस दिन ड्यू डेट आ रहा है उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया या बैंक हॉलीडे आ गया, उस दिन वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिल का जो डेट है वो तो चला जाएगा। तो इसीलिए ऑलरेडी उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ताकि अगर कोई हॉलीडे आ गया तो उसके बाद जो डेट आएगा वो हमारा ड्यू डेट होगा। तो जब हम ड्यू डेट काउंट करेंगे इसमें 3 डेज और ऐड करेंगे, तो 1 मार्च के बाद 3 दिन काउंट हो जाएगा, तो 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च 3 दिन ग्रेस दे देंगे। तो उसके बाद कौन सा डेट आ गया, 4, दैट इज 4 मार्च 2020। ये हो जाएगा हमारा ड्यू डेट, ये हो जाएगा हमारा ड्यू डेट। और बच्चों जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ था, उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये 1-2 मंथ्स के बाद जो डेट आ रहा है 1 मार्च, उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड कर दिया, तो हमारा ड्यू डेट आ गया 4 मार्च 2020। अब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बता रही हूँ। अब यहाँ मान लो कि आपका जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 23 नवंबर है, 23 नवंबर है। तो इस केस में अगर हमारा डेट, बिल का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ बिल अगर 2 मंथ्स है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बिल 2 मंथ्स है, तो इसका ड्यू डेट कब आ जाएगा, 2 मंथ्स, 23 नवंबर से 23 जनवरी, पहले तो 2 मंथ्स हो जाएगा, 23 जनवरी। अब इसमें 3 डेज हम ग्रेस ऐड कर देंगे, 3 डेज ग्रेस ऐड करने के बाद तो यहाँ पे हमने 3 डेज ऐड कर दिया, तो हमारा डेट क्या आ जाएगा, 26 जनवरी, 26 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे होता है, बैंक हॉलीडे होता है, ये हमें पता है, तो इसीलिए ये ड्यू डेट नहीं हो सकता। तो ड्यू डेट क्या होगा, इसके पहले वाला दिन, यानी कि 25 जनवरी। जब ऐसा केस होता है तो याद रखना आप कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये रिपब्लिक डे है, तो फिर डेट क्या आ जाएगा, 25 जो है, 25 जनवरी अपना ड्यू डेट हो जाएगा। और अगर आपको बोला है कि 25 को भी संडे है, 25 को भी संडे है, बैंक हॉलीडे है, तो फिर आपका ड्यू डेट आ जाएगा 24, तो फिर ड्यू डेट आ जाएगा 24 जनवरी। कब, अगर इफ 25 इज संडे। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कब ड्रॉ होता है, और हमने देख लिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट होता है ड्यू डेट, ठीक है, जिस दिन हमें पैसे मिलने वाले हैं, वो डेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो चीजें हमने यहाँ पे
देख ली, ठीक है, कैलकुलेशन। अब लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये बिल ड्रॉवी ने साइन करके एक्सेप्ट करके ड्रॉअर को दे दिया, वैसे ही उसी दिन से ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन। अब ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ही ऑप्शन ड्रॉअर यूज कर सकता है, चारों ऑप्शन का यूज नहीं कर सकता। तो ये 4 ऑप्शन क्या होते हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। यहाँ तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 ऑप्शन जो कि किसके पास है, मिस्टर ए के पास। किस दिन से ये ऑप्शन आते हैं उसके पास, जब ये बिल मिस्टर बी साइन करके मिस्टर ए को दे देगा, उस दिन से मिस्टर ए के पास ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से मिस्टर ए कोई भी एक ही ऑप्शन यूज कर सकता है। जैसे ही वो कोई भी एक ऑप्शन का चूज कर लेता है, वैसे ही बाकी के 3 ऑप्शन उसके पास से डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, तो एक एक ऑप्शन को आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। मतलब मिस्टर ए ने अगर ये वाला ऑप्शन यूज किया, रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, तो ये रिटेन का मीनिंग क्या होता है, रख लेना, अपने पास रख लेना। तो ये बिल ये क्या करेगा, अपने पास रख लेगा ड्यू डेट तक, ठीक है, ड्यू डेट तक। और ड्यू डेट के दिन अब मिस्टर ए खुद जाएगा मिस्टर बी के पास और बिल के पैसे ले लेगा। दिस इज कॉल्ड रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। इस केस में क्या हो जाता है, ये मिस्टर ए ये खुद जाएगा मिस्टर बी के पास बिल लेकर के, जो कि इसने रिटेन करके रखा है, अपने पास रखा है, और मिस्टर बी इसे पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देगा। ओके, तो ये था रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट वाला ऑप्शन। अब सेकेंड ऑप्शन हम जान लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। अब ये वाला ऑप्शन अगर मिस्टर ए चूज करता है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि मिस्टर ए को अर्जेंट पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये बिल का टाइम क्या है, 2 मंथ्स। बिल का पैसा कब मिलने वाला है, 2 मंथ्स के बाद मिलेगा मिस्टर बी से। लेकिन इसके पास अभी पैसे की जरूरत है, ठीक है, ये 2 मंथ्स तक का वेट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये 2 मंथ्स खत्म होने से पहले ये बिल लेके मिस्टर ए अगर मिस्टर बी के पास जाता है, तो मिस्टर बी उसे पैसे देगा, नहीं देगा। मिस्टर बी बोलेगा कि मुझे तो आपने 2 मंथ्स का टाइम दिया था, तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ पैसा पे करने के लिए, मैंने पैसा रखा ही नहीं है। तो इस कंडीशन में मिस्टर ए क्या करेगा, इसे तो पैसे की अर्जेंट जरूरत है ना, ये वेट नहीं कर सकता 2 मंथ्स। और मिस्टर बी ने कहा कि मैं 2 मंथ्स के पहले नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बिल का टाइम दिया है ऑलरेडी 2 मंथ्स। तो इस कंडीशन में मिस्टर ए के पास ये वाला ऑप्शन है, दैट इज डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए ये बिल को लेकर के, ठीक है, ये जो बिल है ये बिल को बैंक को दे देगा, ठीक है, बैंक के पास लेके जाएगा, ये बिल बैंक को दे देगा और बैंक उसे उस बिल का पैसा देगा। कितना देगा, मान लो इस बिल का पैसा कितना था, 10,000 रुपीज था इस बिल के अमाउंट। अब 10,000 में से बैंक कुछ चार्जेस, कुछ डिस्काउंट लेगा, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा, क्योंकि बिल का टाइम क्या था, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद उसका ड्यू डेट आने वाला था, लेकिन बैंक तो उसे पहले ही पैसा दे दे रहा है, एडवांस दे रहा है। तो एडवांस दे रहा है यानी कि कुछ तो क्रेडिट चार्ज करेगा, ठीक है। तो मान लो उसने 500 रुपीज का डिस्काउंट चार्ज किया, ये जो माइनस करता है बैंक और माइनस करके जो पैसा देता है, तो ये अमाउंट जो है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 500 मान लो फॉर एग्जांपल डिस्काउंट बैंक ने कट किया, बाकी का 9,500 रुपीज ये इसको बैंक ने दे दिया। बैंक ने क्या किया, ये पैसा मिस्टर ए को दे दिया तुरंत उसी दिन, जिस दिन मिस्टर ए बिल लेके बैंक के पास गया, उसी दिन पैसा दे दिया। अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास। अब जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी के पास बिल लेके, और मिस्टर बी पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा। ओके, पूरा का पूरा 10,000 रुपीज पेमेंट करेगा। तो यहाँ बैंक का 500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसे इतना इंटरेस्ट यानी डिस्काउंट मिल गया। और मिस्टर ए का थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन उसे अर्जेंटली पैसे की जरूरत थी,
तो पैसे उसे तुरंत टाइम पे बैंक ने दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन इतने पैसे उसे मिल गए। तो यहाँ दोनों का फायदा हो गया, इसे टाइम पे पैसे मिल गए और बैंक को अपना डिस्काउंट यानी कि ये इंटरेस्ट मिल गया। ओके, तो ये था डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक का केस। अब हम दूसरा देखते हैं, एंडोर्स द बिल टू द एंडोर्सी। अब इस केस में क्या होता है कि मान लो ये जो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए का भी कोई क्रेडिटर है, जैसे ये मिस्टर ए जो है मिस्टर बी का क्रेडिटर है, इसको मिस्टर बी से पैसे मिलने वाले हैं। उसी तरह मिस्टर ए का भी मान लो कोई क्रेडिटर है, फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर सी, ठीक है। मिस्टर सी कौन है? क्रेडिटर है। ये क्या है? क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए का क्रेडिटर है। अब मिस्टर सी को पैसे लेने हैं मिस्टर ए से, तभी तो क्रेडिटर है। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, ये जो बिल था मिस्टर सी वाला, जो मिस्टर बी वाला जो बिल था, ये बिल वो मिस्टर सी को दे देगा, ये मिस्टर सी को दे देगा, उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। कैसे करेगा? देखिए, एंडोर्स का मतलब होता है राइटिंग ऑन द बैक। इसका मतलब क्या होता है? टू राइट ऑन द बैक, ठीक है, इसका मतलब होता है, मतलब एंडोर्स जब ये बिल करेगा मिस्टर सी को, मिस्टर ए जब एंडोर्स करेगा तो उस बिल के पीछे लिख देगा एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। उस बिल के पीछे क्या लिख देगा? एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। यानी कि जैसे ही इसने एंडोर्स किया मिस्टर सी को, बिल के पीछे लिख दिया एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी, ये बिल किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा? मिस्टर सी के नाम पे। अब मिस्टर सी क्या बन जाएगा? एंडोर्सी। मिस्टर सी क्या बन जाएगा? एंडोर्सी, क्योंकि ये बिल मिस्टर ए ने मिस्टर सी को एंडोर्स किया, तो मिस्टर सी बन जाएगा एंडोर्सी और मिस्टर सी के लिए मिस्टर ए हो जाएगा एंडोर्सर। मिस्टर ए ने बिल मिस्टर सी के नाम पे एंडोर्स किया। कैसे एंडोर्स किया? बिल के पीछे लिख दिया एंडोर्स टू मिस्टर सी, और मिस्टर ए जो है इस बिल का एंडोर्सर हो जाएगा और मिस्टर सी इस बिल का क्या हो जाएगा? एंडोर्सी हो जाएगा। ओके, अब बिल किसके पास आ गया? मिस्टर सी के पास आ गया, मिस्टर सी के पास बिल आ गया ये। तो अब ड्यू डेट जब आएगा, ऑन ड्यू डेट मिस्टर बी के पास ये बिल लेकर के कौन जाएगा? मिस्टर सी जाएगा बिल लेकर के, और मिस्टर बी किसको पैसे देगा? मिस्टर सी को देगा। जैसे ही वो इस बिल के पीछे लिखा हुआ देखेगा एंडोर्स टू मिस्टर सी, जब भी लिखा हुआ देखेगा जो कि ए ने लिखा था बिल के पीछे की एंडोर्स टू मिस्टर सी, तो जैसे ही बी देखेगा बिल के पीछे लिखा हुआ एंडोर्स टू मिस्टर सी, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये बिल मिस्टर ए ने मिस्टर सी को एंडोर्स कर दिया है, अब मुझे पैसे किसको देने हैं? मिस्टर सी को देने हैं। अब यहाँ पे मिस्टर सी को मिस्टर बी पैसे दे देगा। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ एंडोर्स द बिल टू द एंडोर्सी। जब मिस्टर ए ने ये ऑप्शन यूज किया तो ये पूरी कहानी होगी। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब इसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट पे सामान बेचा, इस तरह से सिर्फ मिस्टर बी को ही तो नहीं उसने बेचा होगा, ऐसे बहुत सारे इसके ग्राहक होंगे, बहुत सारे इसके कस्टमर होंगे जिसे कि इसने क्रेडिट पे सामान बेचा था। और फ्रेंड्स, बिजनेस में 90% जो सेल्स होते हैं क्रेडिट सेल्स ही होते हैं। ओके, आजकल क्रेडिट पे ही बिजनेस चलता है। तो यहाँ बिजनेस में तो यहाँ मिस्टर ए के पास बहुत सारे ऐसे बिल होंगे, जैसे ये मिस्टर बी का बिल है, ऐसे और भी कई कस्टमर्स के बिल होंगे। तो ये सारे बिल्स के अलग अलग ड्यू डेट्स भी होते होंगे। तो हर ड्यू डेट के दिन अगर मिस्टर ए उन लोगों से मतलब ड्रॉवीज से पैसे कलेक्ट करते बैठेगा, कभी इस बिल का ड्यू डेट कभी उस बिल का ड्यू डेट, फिर उनके पास जाके उन बिल्स की कलेक्शन करते रहेगा, तो फिर वो अपने बिजनेस पे कब ध्यान देगा? राइट है। तो इसीलिए ये जो टाइम वेस्ट ना हो इसका, ये अपने बिजनेस पे अच्छे से ध्यान दे पाए, मिस्टर ए के पास ये एक और ऑप्शन होता है, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि वो अपने बिल को क्या करेगा? सारे बिल्स को क्या करेगा? बैंक में भेज देगा कलेक्शन करने के लिए। यानी कि मिस्टर ए इस बिल को क्या करेगा? बैंक में भेज देगा, सेंड टू बैंक। काहे के लिए भेजेगा? फॉर कलेक्शन।
कलेक्शन करने के लिए भेज देगा, ठीक है। अब ड्यू डेट के दिन क्या होगा, यहाँ बैंक के पास बिल आ गया, ठीक है। अब ड्यू डेट के दिन मिस्टर ए को नहीं जाना पड़ेगा, ये कौन है अपना मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को नहीं जाना पड़ेगा मिस्टर बी के पास। अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया, तो बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास मिस्टर ए के बिहाफ में, और मिस्टर बी बैंक को पैसे दे देगा, और जैसे ही वो पैसे मिस्टर बी जैसे ही वो पैसे बैंक को दे देगा 10,000 रुपीज, बैंक क्या करेगा, इस पैसे को मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ चार्जेस भी कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक इतना मेहनत कर रहा है मिस्टर ए के लिए, वो खुद जा रहा है मिस्टर बी के पास पैसे ले रहा है और मिस्टर ए के अकाउंट में बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक थोड़ा सा चार्जेस कट करता है, और वो चार्जेस इतना ज्यादा नहीं होता यहाँ पे, ये तो इंटरेस्ट के तौर पे कट कर रहे हैं ना एज अ डिस्काउंट, यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता, यहाँ मान लो कुछ 1% या फिर 2%, एकदम थोड़ा सा अमाउंट होता है जो कि वो कट करता है, और इसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। और ये पैसे वो कब कट करेगा, जब मिस्टर बी बिल के पैसे दे देगा, ठीक है, बिल ऑनर कर देगा। तब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही वो बिल लेके जा रहा था बैंक के पास, बैंक उसे पैसे दे रहा था और तुरंत डिस्काउंट कट कर ले रहा था, वो बी का पेमेंट तक का वेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब बिल पेमेंट कर देगा, बी पेमेंट कर देगा बिल का, तब बैंक ये पैसा जो है मिस्टर ए के खाते में डाल देगा और बदले में थोड़ा बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेगा, ओके। और यहाँ पे ये जो मिस्टर ए है उसी बैंक में जाएगा जिस बैंक में कि उसका बैंक अकाउंट है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो किसी भी बैंक में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो इसी बैंक में बिल सेंड करेगा जिस बैंक में कि मिस्टर ए का अकाउंट होगा। तो इतना ऑप्शन आपको समझ में आ गया, चारों ऑप्शंस, ओके। अब हम आगे देखेंगे। अब तक हमने देखा कि जब जब बिल मिस्टर बी के पास आ रहा था, मिस्टर बी ड्यू डेट के दिन पैसे दे रहा था। तो अगर मिस्टर बी ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर देता है, ठीक है, अगर मिस्टर बी ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर देता है, पेमेंट डन ऑन ड्यू डेट बाय ड्रॉवी, अगर मान लो ड्रॉवी ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर देता है तो उसे हम कहते हैं ऑनर, बिल ऑनर्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑनर्ड। लेकिन अगर मान लो ड्यू डेट के दिन मिस्टर बी ने मतलब ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर मान लो उसने पेमेंट नहीं किया तो फिर हम उसमें उस केस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, पेमेंट नॉट डन ऑन ड्यू डेट बाय ड्रॉवी। तो अगर मान लो ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि बिल डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट के दिन, ओके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक चीज और, जैसे ही अगर मिस्टर बी यानी कि ड्रॉवी जो है उसने ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं किया और बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि ड्रॉअर थोड़ा सा डर जाता है। अब ड्रॉअर क्या बोलेगा, क्या सोचेगा कि इसने ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं किया, अगर इसने पेमेंट दिया ही नहीं तो, ठीक है, तो इस केस में ड्रॉअर क्या करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। अभी नोटरी पब्लिक कौन होते हैं, नोटरी पब्लिक वो होते हैं जो कि वार्निंग देंगे ड्रॉवी को, ठीक है, वार्निंग देंगे ड्रॉवी को। तो वार्निंग क्या देंगे, उनको एक नोटिस भेजेंगे, ड्रॉवी के पास नोटिस भेजेंगे कि आपको इस बिल का पेमेंट करना है, आपने इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट के दिन नहीं किया, अब आपको इस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नोटिस भेजते हैं, ठीक है, जिससे कि ड्रॉवी डरा रहेगा कि अरे मेरे पास मेरे ऊपर कानूनी दबाव है, ठीक है, तो मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर ए केस कर सकता है, ओके। नोटरी पब्लिक क्या होता है, एक तरह का समझो लॉयर है, ओके।
तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है मिस्टर ए क्या करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटरी पब्लिक को अपील करेगा कि वो मिस्टर बी को क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा। तो मिस्टर बी को जब मिस्टर ए नोटरी पब्लिक नोटिस भेजेगा तो वो ये काम फ्री में नहीं करेगा, ये काम वो फ्री में नहीं करेगा, वो बदले में थोड़ा सा चार्जेस लेगा। नोटरी पब्लिक जो है वो नोटिस भेजने का चार्जेस लेगा। तो वो जो चार्जेस लेता है, ठीक है, चार्जेस लेता है, उस चार्जेस को हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है, चार्जेस चार्ज्ड बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक जो चार्जेस लेता है उसे हम क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस। ओके, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है। मिस्टर ए ने इस पे लिखा था, ड्रॉ किया था, तो ये क्या है, रिटर्न होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसलिए राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके ऊपर एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को इतने इतने मंथ्स के बाद ड्यू डेट के दिन पेमेंट करना है। ठीक है, मिस्टर ए को पेमेंट करना है, कौन करेगा पेमेंट, मिस्टर बी, ये ऑर्डर होता है। साइंड बाय द मेकर, तो यहाँ पे कौन साइन करता है, मेकर। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि बिल क्रिएट कौन करता है, ड्रॉवी करता है। जैसे ही ड्रॉवी ने इस पे साइन कर दिया तो ये बिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो बिल का मेकर कौन हो गया, ड्रॉवी हो गया। तो साइंड बाय मेकर, तो ये जो है मेकर है और ये इस बिल के ऊपर साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ये बिल क्या डायरेक्ट करता है, इस पे क्या लिखा रहता है कि सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन कौन है, अपना मिस्टर बी है। तो मिस्टर बी को डायरेक्ट कर रहा है कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि जितना भी बिल का मनी है वो विल पे ओनली टू, वो पे करेगा ओनली टू, मतलब इसको और टू द ऑर्डर, या तो इसके ऑर्डर को ऑफ एन सर्टेन पर्सन। अब इसका ऑर्डर कौन हो सकता है, जिसको इसने बिल ट्रांसफर किया। जैसे हमने यहाँ देखा, इस केस में बिल इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर ए ने बैंक को। इस केस में मिस्टर ए ने बिल किसको ट्रांसफर कर दिया, एंडोसी को। इस केस में बिल मिस्टर ए ने किसको ट्रांसफर कर दिया, बैंक को। तो जो भी उसका ऑर्डर होगा, जिसको भी उसने बिल ट्रांसफर किया होगा, या तो उसको पे करे और या तो मिस्टर ए को, यानी कि ड्रॉअर को पे करे, ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो फिर जो भी जिसके पास भी ये बिल होगा, ठीक है, उसको पे करे। ये ऑर्डर होता है उस बिल पे, यानी कि इस केस में किसको पे करेगा, मिस्टर ए को। इस केस में मिस्टर ए के पास बिल है, सॉरी बैंक के पास बिल है तो बैंक को पे करेगा। इस केस में एंडोसी के पास बिल है तो एंडोसी को पे करेगा, यानी कि जिसके पास, द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास बिल है या तो उसको पे करे। तो ये था डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।